अस्सलाम वालेकुम। अतर मलिक मीडिया के साथ मैं हूं अतर मलिक। नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हर खबर के अंदर छुपी खबर ही असल में खबर होती है और उस पर हम आपके सामने अपना तज्जिया रखते हैं। आज की जो अहम खबरें हैं वो कुछ यूं हैं कि अमेरिका का ईरान पर बड़ा हमला चंद घंटों की दूरी पर। नेशनल एक्शन प्लान की नाकामी का जिम्मेदार वजीर दाखिला मोदी ने मुआफ कर दिया। अब चलते हैं खबरों की तफसील और तज्जिए की तरफ। नाजरीन, ईरान पर किसी भी वक्त एक बड़ा हमला मुतवक्के है और वो महज चंद घंटों की दूरी पर है। पेंटागन का कहना है कि बहुत सख्त हमला करेंगे। एक मोड़ पर ईरान कहेगा कि अब हमसे मजीद बर्दाश्त नहीं हो सकता। पावर प्लांट्स, रिफाइनरी समेत तमाम तवानाई के बुनियादी ढांचों को निशाना बनाने का इम्कान है। पेंटागन महज ट्रंप के इशारे का मुंतजिर है। इसके जवाब में ईरान ने जो कहा है वो कहा है कि अमेरिका इसराइल की मंसूबा बंदी जिस मुल्क ने भी ताउन किया वो जंग के शोलों की लपेट में आ जाएगा। ये ईरानी फौज के सरबराह का कहना है। इन दो बयानात के दरमियान ये इतने संगीन ये बयानात की नौयत है कि अमरीकी शहरियों को मशरक़ वुस्ता से निकलने की हिदायत कर दी है अमेरिका ने। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब आते हैं कुछ और बयानात की तरफ जो अमरीकी जनरल ने दिया है। अमरीकी जनरल का कहना है कि अपनी सरजमीन को तरजीह देना पड़ सकती है कि अगर हमारे अमेरिका और इसराइल के दरमियान अगर एक मौके पर कोई तरजीह देना हो तो हम अमेरिका को तरजीह देंगे, इसराइल को पसे पुश्त डाल देंगे। अच्छा, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस मौके पर कहा है कि ईरान का खैबर शिकन मिसाइल अमेरिकी फौज के लिए खतरा बनता जा रहा है। 1450 किलोमीटर तक मार करने वाला खैबर शिकन पूरे मशरिक वुस्ता और आगे तक अहदाफ को निशाना बना सकता है। ईरानी मिसाइल हमले पहले के मुकाबले में ज्यादा पेचीदा और जदीद हिकमत अमली के साथ किए जा रहे हैं। ये कौन कह रहा है? वॉल स्ट्रीट जर्नल। अच्छा, अब जो अमेरिकी मीडिया, जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके मुताबिक अमेरिका को मिसाइल दिफाई इंटरसेप्टर की शदीद किल्लत का सामना है। जंग से पहले पैट्रियाट दिफाई इंटरसेप्टर्स तकरीबन 2300 थे जो अब महज 827 से भी कम रह गए हैं। ये कोई और नहीं, ये या तो ईरानी मीडिया ये दावा कर रहा हो, ये अमरीकी मीडिया को अंदर से खबरें मिल रही हैं। तो इस हवाले से संगीन सूरत हाल है। और जैसे बार बार कहा जा रहा है कि चारों नाचार अगर उसके पास इंटरसेप्टर्स की भी कमी हो गई है, ये ट्रंप के पास, और ईरान का जो खैबर शिकन मिसाइल है वो भी इतना लीथल है कि वो पूरा मशरिकी वुस्ता और उससे आगे तक वो मार कर सकता है। तो इसके बाद क्या चारा रह जाएगा? ट्रंप के पास तो फिर कोई वो नहीं। वो तो न्यू जो हथियार है, जो एटमी हथियार है, वो उनकी तरफ जा सकता है। और क्योंकि देखें, ट्रंप को जो कुछ कहा गया था और ट्रंप ने अब तक जो किया है, हर हर लम्हे, हर हर लहजा, हर हर पल उसे नाकामी का सामना करना पड़ा है। उसकी कोई स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं कि जो कारामद हुई हो। इसके बाद वो इंतहाई गुस्से में है। मशरिक वुस्ता की जो जंग है, अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग, ये शदीद तरीन थकन का शिकार है, जबकि ट्रंप वो इंतहाई गुस्से में है। इसके मुकाबले में ईरानी जो हैं, वो अफवाज हो या ईरानी कौम हो, उनके हौसले बुलंद हैं, उनके हौसले तवाना हैं। वो अपने आप को ज्यादा मजबूत
मुत्तहिद और ताकतवर महसूस कर रहे हैं। ये इस सारी सूरत हाल में अब ट्रंप कुछ भी कर सकता है, इसलिए दुआ करनी चाहिए। गालिब ने तो कहा था, रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएं क्या। लेकिन पूरी दुनिया बिल अमूम और ये खिता जिसमें हमारा मुल्क है, हम सब घबरा रहे हैं। मशरिक वुस्ता में अमरीकी जो दिफाई अड्डे हैं, जो फौजी अड्डे हैं, वो इस वक्त ईरानी मिसाइलों के निशाने पर हैं। और मुझे लगता है एक वक्त वो आ जाएगा जब सऊदी अरब ये कहने पर मजबूर हो जाएगा अमेरिका को कि अपना टीन टप्पर, अपना ये साजो सामान उठाकर जाओ। क्योंकि अब तक जो अमेरिका है वो सफेद हाथी साबित हुआ है मशरिक वुस्ता के तमाम ममालिक के लिए। क्योंकि अमेरिका अमेरिका ने अपना सारा वजन इसराइल के पलड़े में डाला है, और अरबों को ये बात समझ आ गई है कि वो हम इसराइल के मुकाबले में हमारी कोई हैसियत नहीं। अमेरिका सिर्फ और सिर्फ इसराइल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। इसलिए ये मशरिक़ वुस्ता के तमाम ममालिक, जिनमें उनका लीडर जो है वो सऊदी अरब, वो आखिरकार ये कहने पर मजबूर हो जाएगा कि आप अपना ये जितना भी ताम-झाम है, बंदोबस्त है, इसे उठाकर चलते बने। अब तो चाइना भी एक कोशिश कर रहा है कि वो सिफारती सतह पर ये मामला निपटाए, क्योंकि इसके आगे वो एक खतरनाक मोड़ है। साइन बोर्ड पर लिखा होता है ना, बच मोड़ तो अब वो मोड़ आ चुका है कि इधर अब भी अगर चाइना ने कुछ ना किया, उसने कोई हिफाजती इकदामात नहीं किए, तो ये गाड़ी खाई में चली जाएगी। और ये पूरा जो मशरिक वुस्ता है, ये पूरा खित्ता जिसका इस वक्त लीडर चाइना है, वो आग के शोलों की नजर हो जाएगा। और चाइना बहुत देर तक ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये खित्ता वॉर थिएटर बना रहे। अब आते हैं एक और खबर की तरफ कि वजीर दाखिला के बारे में वजीर दिफा ने क्या कहा। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। आपको पता है कि जब ख्वाजा साहब बोलते हैं, ख्वाजा आसिफ, तो वो फिर छप्पर फाड़ के ही बोलते हैं। वो इस तरह नहीं कि सादा उनका कोई काम नहीं होता। उन्होंने कहा है कि नेशनल एक्शन प्लान के नाकाम 12 नुकात की जिम्मेदार वजारत दाखिला है। मोहसिन नकवी अमल दरामद करें या इस्तीफा दें। उन्होंने इस बड़े खूबसूरत अल्फाज में उन्हें एक ये भी कहा है कि अगर आप नाकाम हैं तो सबसे पहले आप अपनी वजारत छोड़ें। आपको याद होगा DGISPR ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि नेशनल एक्शन प्लान के 13 नुकात में जो 12 नुकात हैं वो सिर्फ और सिर्फ गुड गवर्नेंस पर हैं। उनमें सिर्फ 12 नुकात गुड गवर्नेंस के ही हैं। गुड गवर्नेंस हमें नसीब नहीं हो सकी। हमारे नसीब में नेशनल एक्शन प्लान आया था 2014 में, जब दहशतगर्दों ने हमें नको नक कर दिया था। उसके बाद आप देखें कि ऐसे प्लान बन तो जाते हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं होते, उन पर अमल दरामद नहीं होता। अब अगर 12 उसमें से नकात पर अमल नहीं हुआ, तो वजीर दाखिला तो अभी उनको चंद साल हुए हैं वजारत दाखिला संभाले हुए। उससे पहले उससे पहले तो कौन कौन वजीर दाखिला था। नेशनल एक्शन प्लान तो 2014 का बना हुआ है। सियासी जमातें दरअसल बिल्कुल इसमें 3.5 साल जरूर मोहसिन नकवी पर भी हम कह सकते हैं कि उनका भी कसूर है। जब वो बलूचिस्तान के बारे में फरमाते हैं कि ये एक SHO की मार है, पता नहीं उन्होंने किस लहर में ये कह दिया। अब बलूचिस्तान गले पड़ा हुआ है और ऑपरेशन शाबान वहां जारी है। लेकिन
اس کی تمام تر ذمہ داری نیشنل ایکشن پلان کی ناکامی کی تمام تر ذمہ داری محسن نقوی پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ 2014 سے 2018 2013 سے 2018 تک مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے، اور پھر اگر پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 موجودہ حکومت بھی مسلم لیگ نون کی ہے، مسلم لیگ نون ہی نے عمل درآمد کرانا تھا نا، ان کو اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا تو وزیر داخلہ کو ہٹا دینا چاہیے تھا۔ لیکن یہ بھاری پتھر ہے، یہ صرف زبان سے تو کہا جا سکتا ہے، یہ اس بارے میں کوئی عمل نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پر جلتے ہیں وزارت داخلہ کی طرف آنے میں، اور میں آپ کو ناظرین ایک بات یاد کرا دوں، نیشنل ایکشن پلان میں سب سے اہم جو گڈ گورننس کے حوالے سے جو نکات میں سب سے اہم جو نکتہ تھا وہ یہ تھا معاشی دہشت گردی۔ دہشت گردوں کو جب تک یہ مالی طور پر ان کو مدد نہیں ملتی، وہ دہشت گردی کرنے میں ناکام ہوتے ہیں۔ انہیں ایک سپورٹ ملتی ہے مالی طور پر، تب وہ دہشت گردی کی کاروائیاں عمل میں لاتے ہیں۔ اس حوالے سے ہماری کسی بھی حکومت نے 2014 سے اب تک معاشی دہشت گردوں پر ہاتھ نہیں ڈالا، جس کی وجہ سے نیشنل ایکشن پلان ناکام ہے۔ آپ اصل اس کی جڑ جو ہے، جو سہولت کاری ہے معاشی طور پر، جب رشوت ہو، سمگلنگ ہو، وہ چاہے اسلحے کی ہو چاہے منشیات کی ہو، کک بیکس ہو، کمیشن ہو، رشوت ہو، تو یہ آخر کار یہ ایندھن بنتے ہیں دہشت گردی کا۔ آپ ان پر قابو پا لیں، کرپشن، کک بیک، رشوت، سمگلنگ، تو اس سے کیا ہے، دہشت گردی کا کلا کما کرنے میں بہت مدد ملے گی۔ تو اس بات کو یہاں رہنے دیتے ہیں، یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں، وزیر دفاع صرف بات کر سکتے ہیں، کر کچھ نہیں سکتے۔ رانا ثناء اللہ نے کا کہنا ہے کہ محسن نقوی نے 30 سال کا سفر 3.5 سال میں طے کیا، اور انہیں اب پتہ چلا کہ سسٹم خراب ہے۔ مجھے اس پر شعر یاد آیا کہ وہ تو صدیوں کا سفر کر کے یہاں پہنچا تھا، تو نے جس شخص کو منہ پھیر کے دیکھا بھی نہیں، تو نے منہ پھیر کے جس شخص کو دیکھا بھی نہیں۔ اب یہ صدیوں کا سفر طے کر کے، 3.5 سال کا سفر نہیں ہے ان کا، وزیر داخلہ کا، یہ صدیوں کا سفر ہے، اور آپ انہیں کیا تانا دے رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے یہ کس راہداری سے، کس کوریڈور سے یہ آپ کو پیغامات آ رہے ہیں گڈ گورننس کے، جو آپ کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ اب جب انتظامی یونٹس یا صوبوں کی بات کی تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ سندھ اس سے پیچھے رہ جائے؟ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ وزیر داخلہ کی بات نے گھسی پٹی باتیں کی ہیں صوبوں کی، اور سندھ کبھی تقسیم نہیں ہوگا۔ بندہ پوچھے، اور سندھ آپ یہ بری میں لے کر آئے تھے یا جہیز میں لے کر آئے تھے؟ اور سندھ تو آپ کی حکومت سے پہلے بھی تھا، سندھ آپ کی حکومت کے بعد بھی رہنا ہے۔ یہ تو انتظامی طور پر اسے چند یونٹس میں یہ تقسیم کرنا ہے، سندھ کو تو تقسیم نہیں کرنا۔ اس لیے سندھ کے عوام کی خاطر، سندھ کے عوام کی سہولت دینے کے لیے اگر چند انتظامی یونٹس بن جائے، جنہیں صوبوں کا نام دیں، جنہیں کسی بھی علاقے کا نام دیں، تو کیا اس میں کیا مذائقہ ہے؟ ایک بات میں آپ کو آپ کے گوش گزار کر دوں، دنیا کی سب سے جو بے وفا ترین چیز ہے وہ جغرافیہ ہے۔ جغرافیہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ہندوستان پہلے کیا تھا؟ افغانستان تک ہندوستان تھا، پھر ہندوستان میں سے، بر صغیر میں سے کتنے ممالک نکلے؟ سلطنت عثمانیہ کو دیکھیں، وہ جب تقسیم ہوا تو اس میں سے کتنے ممالک برآمد ہوئے۔ اب آتے ہیں آخری خبر، مودی جی نے معاف کر دیا کن کو؟ ان کاکروچوں کو۔ کاکروچ جنتا پارٹی نے جو احتجاج کیا تھا، جو دھرنا دیا تھا، اس میں مودی جی نے ایک
वीडियो पैगाम रिकॉर्ड किया। उन्होंने कहा है कि मुझे जो गालियाँ दी गईं, जो मुझे मेरी जो स्वर्गीय जो माताजी हैं, उनको भी गालियाँ दी गईं, तो मैं उन सबको माफ़ करता हूँ। मोदी जी ने माफ़ तो कर दिया। मोदी जी ने जो लाखों अफ़राद थे, उसमें बच्चे थे, जेन ज़ी थे, जो कॉकरोच थे, उनको माफ़ कर दिया, जो कि उनकी पकड़ में नहीं आ सकेंगे। लेकिन ये बात सबको मालूम है कि चंद सरकर्दा, जिनकी तादाद सैकड़ों पर मुश्तमिल है, उन्हें पकड़ा भी जा रहा है, मोदी हुकूमत की तरफ से हरासा भी किया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी जारी है। ये दो अमली है, ये मोदी जी की मुनाफ़िकत है। वो कह तो रहे हैं कि मैंने माफ़ कर दिया, हालाँकि उन्होंने माफ़ नहीं किया, क्योंकि अब जिन-ज़ी उन्हें माफ़ नहीं करेंगे, उन्हें हिंदुस्तानी अवाम माफ़ नहीं करेंगे। वो 2050, 2047 तक जो सिंहासन पर रहने का ख्वाब देख रहे थे, अब वो शर्मिंदा ताबीर होता नज़र नहीं आ रहा। 2029 के इलेक्शन से पहले बीजेपी ने अगर जान ना छुड़वाई नरेंद्र मोदी से, तो बीजेपी का नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।